इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से इंसाफ का इंतजार करूंगा। सभापति महोदय, मैं ये जो बिल पर पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने अपने मूल्यवान विचार रखे हैं, वो सभी का सबसे पहले धन्यवाद करता हूं। और क्योंकि बिल पायलट कर मेरे साथी लाए हैं, मेरी जिम्मेदारी है कि सभी सदन के सम्मानित सदस्यों के मन में जो शंकाएं हैं, जो सवाल है, उसको निर्मूल करते हुए मैं प्रयास करूं कि बिल सर्वानुमत से पारित हो। मुझे मालूम नहीं है मैं कितना कर पाऊंगा, परंतु मैं प्रयास जरूर करूंगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मनीष तिवारी जी ने कहा कि कठोर कानून की जरूरत क्या है। संवाद कीजिए, वार्ता करिए, कानूनों से टेररिज्म नहीं रुकता है। मैं ये थ्योरी से सहमत नहीं हूं। कठोर से कठोर कानून की जरूरत इस देश में। आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने के लिए कानून के प्रावधानों की जरूरत है। मगर चूंकि ये बात श्रीमान मनीष तिवारी ने कही है, मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, ये कानून कौन लेकर आया? ये कानून के अंदर तो मैं तो थोड़ा अमेंडमेंट लेकर आया हूं, 2-3 सुधार लेकर आया हूं। ये कानून लेकर कौन आया? ये कानून के अंदर टेररिज्म की व्याख्या किसने ऐड करी? ये कानून को कठोर कौन करता गया? अब जब हम यहां पर बैठे हैं, आप कहते हो कि कानून कठोर नहीं होने चाहिए। हम तो वहां पर भी बैठे थे, तब कहते थे कानून कठोर होने चाहिए और टेररिज्म के खिलाफ। यहां पर बैठे हैं तब भी कहते हैं कि कानून कठोर होने चाहिए टेररिज्म के खिलाफ। ये कानून लेकर महोदय कौन आया? ये कानून 1967 में आया, तब इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और इंदिरा जी प्रधानमंत्री। सबसे पहला अमेंडमेंट कब आया? सबसे पहला अमेंडमेंट 2004 के अंत में आया, जब भी यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। दूसरा अमेंडमेंट कब आया? 2008 में आया। 2008 में किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। तीसरा अमेंडमेंट कब आया? 2013 में आया। 2013 में आया, तब भी किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। अब जब आप सवाल उठाते हो, उस वक्त ये देखते नहीं हो कि भाई कानून कौन लेकर आया, अमेंडमेंट्स कौन लेकर आया, किसने कानून को कठिन किया। अभी प्रेमचंद्रन जी पूरे मुद्दे उठा रहे हैं। ये सारे मुद्दे प्रेमचंद्रन जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को कहना चाहता हूं, उसी वक्त लाए गए थे। चाहे वो फेडरल स्ट्रक्चर का मामला, मैं एक एक कर सब जवाब दूंगा, या कोई भी मामला हो, वो जब आप सत्ता में थे तभी लाए गए थे। मैं मानता हूं उस वक्त भी आपने सही किया था, और मैं आज जो करने जा रहा हूं वो भी सही है। क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कौन सरकार लड़ती है, कौन पार्टी सत्ता में है, इसके आधार पर इसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। तत्वतः आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है या नहीं लड़ना है, वो पूरे सदन की एक मानसिकता बननी चाहिए, पूरे सदन की एक आवाज बननी चाहिए, पूरे सदन का एक मत बनना चाहिए माननीय अध्यक्ष जी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो मुद्दे उठाए हैं, वो मुद्दे आप जरूर उठाइए, मगर इस प्रकार से न उठाइए कि हम कर रहे हैं। आप कह सकते हो उस वक्त लेकर आए थे, हमारी गलती हो गई थी, हमें कोई आपत्ति नहीं, और गलती सुधरनी चाहिए। मगर मैं मानता हूं उस वक्त आपने बरोबर किया था, सही किया था, और आज जो हम करने जा रहे हैं वो भी हम सही है। महोदय, सभी सदस्यों ने, विशेषकर विपक्ष के सदस्यों ने एक सवाल उठाया कि व्यक्ति विशेष को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, ह्यूमन राइट का मुद्दा उठाया गया, इसका पॉलिटिकल उपयोग होगा इसका मुद्दा उठाया गया, मिसयूज होगा उसका मुद्दा उठा गया। मगर सिर्फ प्रावधान को न देखें, प्रावधान को कैसे अमल में लाना है उसको भी देखना चाहिए। मान्यवर, यूएपीए में व्यक्ति विशेष को कब आतंकवादी घोषित किया जाएगा, इसका प्रावधान है।
आतंकवादी कार्यकर्ता है या उसमें भाग लेता है। अब इसमें दो राय हो सकती है क्या? कोई व्यक्ति आतंकवादी कार्य करेगा या भाग लेगा तो उसको आतंकवादी घोषित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मान्यवर, उसके लिए आतंकवाद को पोषण देने के लिए, तैयारी करने के लिए जो मदद करता है, अब उसको भी आतंकवादी घोषित करना चाहिए। आतंकवाद को अभिवृद्धि देने के लिए धन मुहैया कराता है तो मैं मानता हूं उसको भी आतंकवादी घोषित करना चाहिए। और आतंकवाद के साहित्य को और आतंकवाद की थियरी को युवाओं के जहन में उतारने के लिए जो प्रयास करता है, मान्यवर, मैं मानता हूं आतंकवाद बंदूक से पैदा नहीं हुआ है। आतंकवाद को फैलाने के लिए जो अपप्रचार होता है, उन्माद फैलाया जाता है, वो आतंकवाद का मूल है। और मान्यवर, अगर इन सबको आतंकवादी घोषित करते हैं तो मैं मानता हूं सदन के किसी भी सदस्य को इसके अंदर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, ऐसा कहा कि आतंकवादी घोषित कर दोगे, बाद में क्या होगा? उसके बाद में इसकी भी प्रक्रिया की। इसके खिलाफ अपील करने के लिए सबसे पहले सरकार को आवेदन करते, ओवैसी साहब बैठे हैं, उन्हें कहा सरकार रिजेक्ट कर देगी। ओवैसी साहब, सरकार ऐसे नहीं चलती, अफसरान बैठते हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अफसरान बैठते हैं और अफसर ये सरकार या वो सरकार के नहीं होते। मैं सिर्फ आपको आज उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं, एनआईए जिस पर इतने सारे सवाल उठाए हैं, इसकी अध्यक्षता आज कौन कर रहा है? इसका चीफ कौन है? यूपीए सरकार ने हमारे खिलाफ जांच करने के लिए जिनको चयनित किया था, वो अफसर आज एनआईए की जांच कर रहे हैं। अब उस वक्त आपको भरोसा था, आपने उनकी इंटीग्रिटी को देखते हुए जांच करने के लिए रख लिया। अब आज वो एनआईए के चीफ है, एनआईए पर आप डाउट कर रहे हो, मुझे तो मालूम नहीं पड़ता। फिर भी चलो मान लो सरकार के दबाव में अफसरों ने, सरकार ने निर्णय किया, तो उसके पर रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के नेतृत्व में एक रिव्यू कमेटी है जो इस पर विचार करेगी। और अगर वहां पर भी रिव्यू कमेटी, ओवैसी साहब ने कह दिया, मान्यवर की रिव्यू कमेटी रिजेक्ट कर देगी। अब अपील भी उन्होंने कर दी, जज भी वो बन गए, परिणाम भी उन्होंने घोषित कर दिया। क्यों रिजेक्ट करेगी भला? ठीक नहीं है तो? हाईकोर्ट के जज किसी के इशारे पर चलेंगे? हम हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज पर भी श्रद्धा नहीं रखेंगे? मान्यवर श्रीमान, मैं कहना चाहता हूं रिव्यू कमेटी भी अगर इसको रिजेक्ट करती है तो इसके खिलाफ कोर्ट में जाने का अधिकार हर व्यक्ति को है और वो अबाधित अधिकार है जिसको कोई कानून ने, इस कानून ने नहीं ले लिया। अब ये कहते हैं कि व्यक्ति को करने की जरूरत है। मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। अभी यूएन ने मौलाना मसूद अजहर को टेररिस्ट घोषित किया और टेररिस्ट घोषित करने के लिए जो प्रियम्बल बनाया गया, उसके प्रियम्बल में बड़ी खूबसूरती से, बहुत डिटेल में इसका वर्णन किया मान्यवर कि हम एक के बाद एक आतंकवादी संस्थाओं को आतंकवादी संस्था घोषित कर रहे हैं। ये मौलाना साहब जो है वो संस्था को बंद कर दूसरी संस्था कर देते हैं। फिर से 2 साल तक वो संस्था को आतंकवादी संस्था घोषित करने की प्रक्रिया करते हैं। जैसे ही घोषित होती है वो बंद कर तीसरी संस्था खोल देते हैं। आतंकवाद व्यक्ति की मंशा में होता है साहब, आतंकवाद संस्थाओं में नहीं होता। संस्था कैसे बनती है? व्यक्तियों का समूह ही तो संस्था बनता है। अगर व्यक्ति के मन में आतंकवाद है तो संस्था पर प्रतिबंध लगाने से नहीं रुक सकता। वो व्यक्ति दूसरी संस्था बनाकर कैसे रोकेंगे? रोकना चाहते हैं या नहीं चाहते? मैं मानता हूं मान्यवर, इस सरकार की प्राथमिक फर्ज है कि आतंकवाद को समूल नष्ट किया जाए और इसलिए आतंकवादी को, व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने के प्रावधान की बहुत जरूरत है। और अभी यूएन ने करा है, यूएन के अंदर तो एक प्रोसीजर है ही, मगर अमेरिका में भी है। ये तो ह्यूमन राइट के चैंपियन मानते हैं, कोट करके इनकी रिपोर्ट्स को। सब पाकिस्तान में भी है। मैं आपके माध्यम से ओवैसी साहब और सबको जो डर लगता है उनको कहता हूं, पाकिस्तान जैसे राज्य ने कर दिया है। चीन ने किया है, इजराइल ने किया है, यूरोपियन यूनियन ने किया है, ये सब ने किया है मान्यवर। और मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं मान्यवर। इंडियन मुजाहिदीन आईएम का जो आतंकवादी था यासीन भटकल,
उसको इंडियन मुजाहिदीन को एनआईए ने आतंकवादी संस्था घोषित कर दिया। अब ये यासीन भटकल कलकत्ता की किसी जेल में पड़े रहे, वांटेड थे, अलग नाम कर दिया, कुछ अलग प्रकार से काम कर दे रहे हैं। वो पता क्यों नहीं चला? क्योंकि वहां कोर्ट में पेश भी हुए, छूट भी गए। पता क्यों नहीं चला? क्योंकि यासीन भटकल को आतंकवादी घोषित नहीं किया गया। अगर आतंकवादी घोषित करते तो हर पुलिस स्टेशन में उनका डोसियर होता, फोटो होता, फिंगरप्रिंट्स होते और वो धर लिए जाते। अगर किया होता तो 12 बम धमाके बच जाते। मान्यवर, ये आतंकवादी जो घोषित करने की प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारी सावधानियां रखी गई है कि इसका उपयोग दुरुपयोग न हो, परंतु उपयोग हो, इसके लिए हम ये लेकर आए। मान्यवर, मैं मानता हूं कि ये जमाना आ गया है कि एक के बाद एक संस्था बदलने वाले व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर दुनिया के सामने उनको खुला करने की, उजागर करने की जरूरत है। इसलिए मैं प्रावधान लेकर मान्यवर इस सम्मानित सदन के सामने आया हूं। धारा 25 को मनीष जी ने बड़े जोर शोर से उस पर विरोध किया। धारा 25 मनीष जी हम लेकर नहीं आए, मैं धारा 25 में सिर्फ संशोधन लेकर आया हूं और उसके लिए 2-3 बेसिक इश्यू उठाए गए अलग अलग सदस्यों से। एक तो फेडरल स्ट्रक्चर का इश्यू उठाया गया, एक इश्यू धारा 25 कैसे किसी की व्यक्ति की प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है। हसनान साहब ने कहा कुर्क करने की बात नहीं, अटैच करने की बात है। कुर्की का ऑर्डर हसनान साहब कोर्ट करेगी, पुलिस कुर्की नहीं कर सकती। ये कानून का प्रोविजन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पुलिस इसको अटैच करेगी, जब्त करेगी, बाद में पुलिस कोर्ट के सामने जाएगी। जब कोर्ट मान्यवर परमिशन देगा तब इसकी कुर्की होगी। तो कुर्की के लिए पुलिस को हमने अधिकार नहीं दिया है, ना किसी डीजी को दिया है। अब फेडरल स्ट्रक्चर का सवाल आया। मान्यवर, इसमें हमने एनआईए के डीजी को उसी केसों में ये अधिकार दिया है जो केस एनआईए जांच करता और कोई केस में नहीं दिया। जो स्टेट पुलिस यूएपीए लगाना चाहती है और जांच करना चाहती है, इसका तो जब्ती का अधिकार स्टेट पुलिस के पास में ही है। और एनआईए के अंदर ये जो अधिकार है कि राज्यों की सहमति के बगैर केस ले सके और केस चला सके। मैं फिर से एक बार कहता हूं, ये बिल हम लेकर नहीं आए थे, यूपीए की सरकार लेकर आई थी। अगर फेडरल स्ट्रक्चर का भंग हुआ है तो यूपीए की सरकार के समय में हुआ है, मगर मैं मानता हूं ये ठीक है। मैं आज भी कहता हूं यूपीए सरकार ने कराए, फिर भी मैं मानता हूं ठीक है। मगर जो लेजिस्लेशन बनाने वाले थे, उस लेजिस्लेशन के पक्ष में जिन्होंने भाषण की, उनको क्या अधिकार है आज वो लेजिस्लेशन पर सवाल खड़ा करने का जो उनकी सरकार लेकर आई? मान्यवर, आतंकवाद के मुद्दों पर पार्टी की विचारधाराओं से ऊपर उठना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और 25(1) को सीजर और अटैचमेंट के जो अधिकार है, मान्यवरों को किसी भी प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को नहीं तोड़ते हैं। सम्मानीय सदस्य महुआ जी ने भी इश्यू उठाया था, मैं इसके लिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मान्यवर, एक मुद्दा आया कि पीआई को अधिकार देने से जांच डिटोरिएट होगी। मैं यहां सदन के सामने बहुत विनम्रता के साथ रखना चाहता हूं कि ये एनआईए एक विशिष्ट कार्यदल है, आतंकवाद के सामने लड़ने के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लिया हुआ कार्यबल है। ये पुलिस स्टेशन नहीं है। इसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की तय की है, रिव्यू की व्यवस्था करी है। जो जांच होती है उसको एसपी लेवल पर रिव्यू किया जाता है, डीआईजी लेवल पर रिव्यू किया जाता है, आईजी लेवल पर रिव्यू किया जाता है, अंततोगत्वा एनआईए के डायरेक्टर के लेवल पर भी इसका रिव्यू होता है, इसकी स्क्रूटिनी होती है। इसलिए ये संभावना कतई नहीं है कि पीआई को देने से इसका मिसयूज होगा या जांच में गिरावट आएगी। यहां जो दिक्कत है मैं बताना चाहता हूं, और ये सिर्फ हम एनआईए के लिए कर रहे हैं। सादा मतलब राज्य की पुलिस जब जांच करेगी तब हमने जो एसपी का प्रावधान है उसको एज इट इज रखा है। मान्यवर, एनआईए का कार्य क्षेत्र पूरा देश है। पूरे देश के कई अदालतों में आज लगभग
250 से, मुझे आंकड़ा ठीक से याद नहीं है मगर अंदाजन कह रहा हूं मैं, 250 से ज्यादा केस बिखरे पड़े हैं और एसपी इनके पास 25 हैं, शायद 25 से भी कम है। जब केस चलने को आता है तब जो आईओ होता है उसकी पेशी वहां कंपलसरी होती है, इसलिए केस जल्दी चल नहीं पाते। इसलिए निहायत जरूरी है कि पीआई को ये अधिकार दे। ये पीआई को ट्रेनिंग करने का काम एनआईए की स्थापना 2008 से लेकर 2019 तक 11 साल के अंदर ढंग से कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की को अच्छे तरीके से प्रस्तावित किया गया है और मॉनिटरिंग की सिस्टम को भी सुदृढ़ किया गया है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि जांच जल्दी हो और ट्रायल जल्दी चल जाए, निर्दोष हो तो छूट जाए, दूषित हो तो उसको सजा हो जाए। अब भला इसमें किसी को क्या विरोध हो सकता है? डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट। एक और कह रहे हो टाइट मत करो, एक और कहते हो डाइल्यूट मत करो। मेरी तो समझ में ही नहीं आता क्या करें। मान्यवर, एक सवाल उठाया गया कि दिनों तक पेशी नहीं हो रही, ऐसा नहीं। यूएपीए के कानून के अंदर 24 घंटे के अंदर ही कोर्ट के सामने पेश करने का प्रोविजन सीआरपीसी जैसा ही है। इसको हम बदलना चाहते भी नहीं, बदला भी नहीं। जिसको भी पुलिस पकड़ती है उसको 24 घंटे में सक्षम कोर्ट के न्यायिक अधिकारी के सामने पेश करने का प्रोविजन है। सिर्फ बदल इतना है कि सीआरपीसी के अंदर 14 दिन की रिमांड होती है, यहां 30 दिन की रिमांड होती है, क्योंकि जिस तरह की कॉम्प्लेक्स जटिल गुना की जांच एनआईए को करनी होती है, इसमें बहुत सारे डायमेंशन जुड़े हुए थे, इंटरनेशनल लिंकिंग्स भी जुड़ी हुई होती है, कंप्यूटर भी इसके एनालिसिस करने होते हैं। मान्यवर, कई बार फेक करेंसी के केस होते हैं तो उसको अन्य जगहों पे भी ले जाकर जांच करनी पड़ती है। तो इसलिए 14 दिन की जगह उसकी रिमांड का अवधि 30 दिन का है। बाकी उसको तो 24 घंटे में जज के सामने पेश करना ही है। और ये 30 दिन भी मैं नहीं लाया था, मैं नहीं लाया हूं, श्रीमान चिदम्बरम साहब लाए थे। ये सिर्फ आपकी याद में रही। अमरोहा के केस का श्रीमान दानिश अली जी और सदस्य ओवैसी साहब ने जिक्र किया कि अमरोहा के केस में साहब पुलिस को बदनाम करना बहुत सरल होता है। एक टाइटल बना दिया, यहां बोले कि 4 लोग इतने निर्दोष, 4 लोग इतने समय जेल में रहे, कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है। आप अभी यूएपीए को छोड़ दो, सीआरपीसी के अंदर किसी को पकड़ते हो और वो अगर निर्दोष छूट जाता है तो कौन जिम्मेदार है? मैं पूछना चाहता हूं, जो मुझे सवाल पूछते हैं उनको पूछना चाहता हूं। तो सीआरपीसी भी एबोलिश कर दे दादा, तो सीआरपीसी भी एबोलिश कर दे, लॉलेसनेस कर दे देश में। हर कानून के अंदर एक संभावना रहती है मान्यवर, जब उसको न्याय तो उसी को कहते हैं ना, पुलिस लेकर गई उसको सजा नहीं करते हम। न्याय किसको कहते हैं? पुलिस अपना पक्ष अदालत के सामने रखती है, अपराधी अपना पक्ष रखता है, अदालत को लगता है कि निर्दोष है तो छोड़ देता है। इसमें जिम्मेदारी तय करोगे तो कोई क्यों पकड़ेगा? बताइए, क्यों पकड़ेगा? और अगर यूएपीए एबोलिश करना है, कितने तीव्रता से भाषण करे वसीर साहब ने कि एबोलिश कर दो, तो फिर सीआरपीसी को भी एबोलिश कर दीजिए। सब एक भी पुलिस की देश में जरूरत क्या? सद्भावना से जिए। क्या जरूरत है पुलिस की देश में? किस प्रकार के विचार व्यक्त किए जा रहे हैं इस संसद के अंदर? मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, ये अमरोहा के केस में 14 लोगों को पकड़ा गया, 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट की, वो लिप्त पाए गए, आज तक जमानत नहीं हुई है। और ये 4 बच्चों को पूरा इन्वेस्टिगेशन करते 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 जब पाया गया वो लिप्त नहीं है, ऐसा नहीं है, उनको जेल में रखने पड़े ऐसे एविडेंस नहीं है, इसलिए उनका बेल हुआ है। वो भी एनआईए ने विरोध नहीं किया है, इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि उसकी कस्टडी की जरूरत नहीं। हम बातों को ट्विस्ट कर जनता में क्या संदेश देना चाहते इस सदन के बाद? मेरी तो समझ में नहीं आता मान्यवर। और एक कमजोर एविडेंस था, इसलिए चालान न करा। हमने चालान करना एनआईए ने उचित नहीं समझा, चालान करते तो शायद न होता। तो यही बताता है कि एनआईए की प्रक्रिया कितनी न्यायिक है। तो शुक्रिया करना चाहिए, 4 बच्चे निर्दोष बच गए। अभी एक कहा गया मोहम्मद जावेद साहब की ओर से कि बर्डन ऑफ प्रूफ विक्टिम पर, मतलब अपराधी पर है,
बर्डन ऑफ प्रूफ अपराधी पर नहीं है, रिकॉर्ड क्लियर रहना चाहिए। बर्डन ऑफ प्रूफ आज भी एनआईए के ऊपर है और इसको हम इस बिल में संशोधन की कोई बात लेकर नहीं आए हैं। अपराधी को सिद्ध करने की जिम्मेदारी एनआईए की है। मान्यवर मनीष तिवारी जी ने आईटी एक्ट के सेक्शन 66F को पढ़ा। अब उन्होंने 66F के क्लॉज बी को बताया। वो बड़े विद्वान वकील हैं, मगर क्लॉज ए बताना भूल गए। उन्होंने कहा मेरे कंप्यूटर में कोई घुस सकता है, आपके कंप्यूटर में भी कोई घुस सकता है। इन्होंने 66F और क्लॉज बी बताया, 66F और क्लॉज ए नहीं बताया, जो मैं बताता हूं। कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर रिसोर्स के दुरुपयोग से भारत की एकता और अखंडता अथवा लोगों की सुरक्षा को आतंकवाद के द्वारा खतरा उत्पन्न करता है, ऐसे शख्स को कंप्यूटर का जब्ती कर इसके अंदर के मटेरियल को जांचा जाएगा। अब ये सारा पढ़े कि मेरे कंप्यूटर में घुस जाएंगे, यहां हमारे और भी हाथ करके बोले इनके कंप्यूटर में घुस जाएंगे, मगर भाई टेररिज्म करोगे तो घुस ही जाएंगे, क्यों ना घुसे? जो टेररिज्म करेगा इसके कंप्यूटर में पुलिस जरूर घुसेगी मान्यवर, और घुसना चाहिए पुलिस ने, इसका ड्यूटी है। मान्यवर हम बातों को इस प्रकार से रखते हैं जिससे पूरे देश के अंदर एक प्रकार की भ्रांति खड़ी हो कि जाने क्या चल रहा है, क्या किस प्रकार का लोगों को परेशानी करने वाला कानून हम लेकर आए हैं। मगर मैं बताना चाहता हूं मान्यवर, मैं इनको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि कानून केवल और केवल टेररिज्म को खत्म करने के लिए है, भारत के विरोध के बात को इसका दुरुपयोग कभी नहीं होगा मान्यवर, न करना चाहिए, ना हम करेंगे। और मैं तो कहता हूं कि जो आए सब सत्ता में सबने मर्यादाएं रखनी चाहिए, और मैं इसकी मीमांसा में नहीं जाता दुरुपयोग किसने करे और कितने करे, वरना कहेंगे पॉलिटिकल जवाब दिया। एक सुप्रिया सुले जी ने कहा कि सोशलिस्ट को सामाजिक कर्मी को टेररिस्ट या उग्रवादी नहीं मानना चाहिए। सुप्रिया जी, आपके माध्यम से मैं सुप्रिया जी को विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश में बहुत सारे समाज जीवन के अंदर काम करने वाले लोग सम्मान के साथ काम कर रहे हैं, करोड़ों की संख्या में। पुलिस को कोई शौक नहीं है उनको पकड़ने का, मगर अर्बन माओइज्म के लिए जो काम करते हैं उनके प्रति हमारी जरा भी संवेदना नहीं है। और सुप्रिया जी को मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से मान्यवर, ये वामपंथी उग्रवाद शुरुआत में एक वैचारिक आंदोलन माना जाता था जिसने देश के हजारों लोगों की जान दी। वैचारिक आंदोलन का चोला पहनकर वामपंथी उग्रवाद को फैलाने वाले लोगों के लिए हमारी सरकार के मन में जरा भी दया नहीं है। हम कठोरता के साथ कार्य करते हैं। जो चोला पहनते हैं वैचारिक आंदोलन का और बढ़ावा देते हैं वामपंथी उग्रवाद को, उनको रोकना पड़ेगा। अनपढ़ लोगों को, अबूझ लोगों को, गरीब लोगों को गुमराह कर हाथ में बंदूकें पकड़ाना, अपने उद्देश्य का उल्लू सीधा करना, मैं नहीं मानता है वैचारिक आंदोलन है, मैं नहीं मानता है सामाजिक काम। और मैं मानता हूं मान्यवर कि पुलिस ने जो किया वो ठीक किया। कार्ति चिदम्बरम जी ने कहा कि भाई कितने लोगों को सजा हुई, सजा नहीं होती तो कानून हटा देना चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कार्तिक चिदम्बरम जी को कहना चाहता हूं कि सजा तो 302 में भी नहीं होती है। कई बार जो मानववध का गुनाह है, मानव हत्या का गुनाह है, उसमें भी सजा कम ही होती है, क्योंकि हमारी न्यायिक प्रक्रिया के अंदर एक सिद्धांत है कि 100 दोषित भले छूट जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इस सिद्धांत को हमने स्वीकारा है। तो कई बार कई लोग छूट जाते हैं, परसेंटेज कम होता है, तो क्या 302 भी एबोलिश कर देंगे? चोरी नहीं रुकती है क्योंकि चोरी का कानून विफल हो गया, वो भी निकाल दो। इस तरह से इसकी मीमांसा नहीं हो सकती। जब हम गंभीरता के साथ सरकार एक कानून लेकर आती है जो टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए है, टेररिज्म को समाप्त करने के लिए है, तो उस पर बोलते वक्त हमने पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठकर बोलना चाहिए। और मान्यवर, मैं इतना ही विनम्रता के साथ आपके माध्यम से एक सेकंड मेरी बात समाप्त हो जाने दो, बाद में बोलो भाई।
मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो कानून का संशोधन लेकर मेरे साथी और मैं आए हैं आपके समक्ष, इस सदन के सामने आए हैं, ये समय के अंतराल में आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों ने जो हमारी एजेंसियां हैं उससे आगे 4 कदम गए हैं। ये कानून हमारी एजेंसी को उनसे 4 कदम आगे रखने का प्रयास है और मैं मानता हूं शासन का। 1 मिनट भैया, क्यों इतने अधीर होते हो? आपका नाम तो बरोबर अधीर है यार। मान्यवर, शासन की फर्ज है कि जो एजेंसियां देश की सुरक्षा के लिए, देश की जनता की सुरक्षा के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए काम करती है, उनको दंतविहीन कानून न दे, उनको मजबूत कानून दे जिनके आधार पर वो आतंकवाद को खत्म कर सके। अतः मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस बात पर सभी लोगों ने सदन में एकमत करने से दुनिया में, देश में और विशेषकर आतंकवादियों के ग्रुपों के अंदर बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। मैं अपील करता हूं सभी इसका समर्थन करें और बिल को सर्वानुमत से करें। एक मिनट अधीर रंजन जी। माननीय गृह मंत्री जी, आप विस्तार से बोलने का कोशिश किया, यह हम मानते हैं और आपकी कहने से ये पता चलता है, आपके कहने से ये पता चलता है ये इसका दूरगामी प्रभाव भी होगा। तो इसीलिए मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, जो जिस कानून में दूरगामी प्रभाव होगा उसको सिर्फ सदन में नहीं, हमें स्टैंडिंग कमेटी भेजना चाहिए। सर 13वीं लोकसभा, 1 मिनट, 13वीं लोकसभा आप ही के थे, उस समय 102 बिल स्टैंडिंग कमेटी होकर आए थे। हमारे जमाना में यूपीए 1 में 140, यूपीए 2 में 140। आपने कई बार आपकी जमाना आ गया, सिर्फ 47 बिल स्टैंडिंग कमेटी जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप बोलते तो है बहुत कुछ, लेकिन इनको स्क्रूटिनी नहीं करना चाहते हैं। गृहमंत्री जी को सर कंदाहार से लेकर पार्लियामेंट में हमला, बॉम्बे की हत्या और पुलवामा, ये सिलसिला जारी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इस विषय पे और घने से हम स्क्रूटिनी नहीं करें। सर लाल कृष्ण आडवाणी जी जब पोटा की बात आप कह रहे थे, उस दिन लाल कृष्ण आडवाणी पोटा की मिसयूज के खिलाफ आवाज उठाए थे। सर मोदी ऑल्सो एक्यूज द सेंटर ऑफ क्रिएटिंग अनदर सुपरस्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, सेइंग द मल्टी एजेंसी सेंटर वाज डूइंग ए फाइन जॉब टू काउंटर टेरर एंड क्लेमिंग दैट द अटेम्प्ट वाज टू क्रिएट ए फेडरल पुलिस एंड मिसयूज इट अगेंस्ट द ऑपोजिशन रूल स्टेट। ये हम नहीं, क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ये बयान था। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे सारे ये जो टेररिस्ट के खिलाफ जो सारे कानून आप लाते हैं, ये हिया से नहीं, पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी जो हमारे सदन के एक अंग होते हैं, सिलेक्ट कमेटी, ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी, इसमें भेजकर थोड़ा इसको स्क्रूटिनी होना चाहिए, एग्जामिन होना चाहिए, उसके बाद ये सामने लाइए। हम सब इनके समर्थन करेंगे। अगर नहीं तो इस तरीके की आप बारिश करते जाएंगे, सिर्फ बुलडोजर करते रहेंगे। मान्य आप जवाब भी सुनकर जाएं। मान्य सदस्य आप जवाब भी सुने, आप जवाब सुने, जवाब सुने, जवाब सुने, मान्य सदस्य जवाब सुने। अरे जवाब तो सुनो, जवाब तो सुनो। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के सदन के नेता श्रीमान अधीर रंजन जी ने इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की बात करी और एक लंबा इतिहास बताया। इसको मैं भी बता सकता हूं, आप उचित समय मुझे दीजिएगा कि किसने कितने बिल स्टैंडिंग कमेटी में भेजे। मुझे कोई आपत्ति नहीं, इसमें भी हमारा रिकॉर्ड उनसे बहुत अच्छा है। परंतु ये लोकसभा अभी चुनकर आई, ये प्रथम बैठक उसकी हो रही है और आतंकवाद को खत्म करने के लिए जिस प्रकार की अर्जेंसी की कानून की जरूरत है उसको ध्यान में रखकर हमने आया। आपने धैर्य से सबको सुना है, किसी को टोका नहीं, रोका नहीं, सब बोलते रहे। कल का बिल चल रहा है, आज दोपहर लंच भी नहीं कराया आपने, अभी भी चल रहा है। तो पूरे पर्याप्त चर्चा इस पर हुई है, मगर आतंकवाद के खिलाफ जो कानून बन रहा है उसको अपने
उसके पक्ष में वोट देने से वोट बैंक नाराज हो, इस भय से अगर उनको जाना है तो हम कुछ नहीं। ओवैसी जी, is number one point that in clause A11 it says as amended from time to time. Sir, I seek protection from you, sir. The government claims that any amendment of international convention can result in offense automatically being created in our country. What about Parliament, sir? We pass a bill, we decide what would be the sentence. How can the government outsource the function of Parliament through clause A11? I want the minister to answer, sir, and you please should look at it. Second clarification. Section 35-36, the minister replied to it. My basic submission to him is that the Supreme Court in V.J. Roe said that without judicial review, you cannot call anyone unlawful. You are violating the Supreme Court judgment. इसलिए कह रहा हूं सर कि आप रिव्यू कमेटी तो आप बनाएंगे ना, सरकार बनाएगी, उसमें इंडिपेंडेंस कहां, एग्जीक्यूटिव बनाएगी। तो ये दो, और तीसरा सवाल सर, सर क्लैरिफिकेशन है, हमने इस मुल्क में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को साइन किया, रेटिफाई किया, और वो कहता है कि बेल के प्रोविजन के बारे में, फेयर ट्रायल के बारे में, आप बताइए क्या ये वायलेशन नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 1373 का, 1535 का? ये तो और अगर आप स्टेट ऑटोनॉमी में इंटरफेरेंस हो तो खत्म करिए उसको। आप तो फेडरलिज्म को बचाना आपका काम है। माननीय सदस्य, और कोई सदस्य बाकी बचे? मान्यवर माननीय सदस्य, माननीय गृह मंत्री जी, एक मिनट, और कोई सदस्य बाकी बचा है? खुली डिबेट कर लो विधेयक पर। माननीय गृह मंत्री ओवैसी साहब ने दो तरह से मुद्दे उठाए। एक ओर से वो कहते हैं कि सदन के अधिकारों को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का जिक्र करते हैं, और बेल देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कोट करते हैं। भला आप क्या करना चाहते हो? आप मुझे सुनिए, आप मुझे सुनिए ना, आप मुझे सुनिए ना, नहीं मुझे सुनिए ना साहब, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। मैं जवाब देता हूं, मुझे नहीं सुनेंगे। माननीय सदस्य प्लीज, ऐसा चर्चा नहीं हो सकती। मान्यवर, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज 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 बैठिए। माननीय सदस्य, मैंने आपको पूरा मौका दिया, आपने मान्यवर जितने सप्लीमेंट्री मांगे मैंने सब आपके माध्यम से ओवैसी साहब को इतना ही कहना चाहता हूं कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005 का जिसमें जिक्र करा है, वो उसका रेफरेंस दिया है, उसको हमने ऑटोमेटिक कानून नहीं बनाया। इसके आधार पर कानून बनाने के लिए हम सदन के अंदर लेकर आए, और सदन की सहमति से ही कानून बनेगा। कोई आउटसोर्सिंग नहीं है। आउटसोर्सिंग वो है जो आप कह रहे हो कि इसको स्वीकार कर लो और बेल दे दो। अगर सरकार को ठीक नहीं लगता है कि कन्वेंशन की सारी बातें माननी जैसी नहीं है, तो हम नहीं मानेंगे। देश की संसद भी नहीं मानेगी, राज्यसभा भी नहीं मानेगी। वेयर इज आउटसोर्सिंग? मैं मोरारजी नहीं हूं भाई। माननीय मंत्री जी, इनका कोई जवाब मत दो आप। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि संसद का कोई आउटसोर्सिंग नहीं हुआ है। मैं सरकार के निहित अधिकारों का उपयोग कर ये बिल को सदन के सामने लेकर आया हूं, और सदन की अनुमति चाहता हूं। अनुमति मिलने के बाद ही ये कानून में परिणत होगा। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया